हेलो बच्चों, तो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी एनपीपीए में हम लोग जो है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी में हमने क्या देखा, डीपीसीओ ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013। ठीक, इनके ऑब्जेक्टिव हमने देख लिए, डेफिनेशन देख लिए और सेल प्राइस ऑफ बल्क ड्रग्स ये प्रीवियस वीडियो में हमने देख लिया। इस वीडियो में क्या क्या देखेंगे, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रिटेल प्राइस ऑफ फॉर्मुलेशन। किसी भी फॉर्मुलेशन का जो शेड्यूल फॉर्मुलेशन है उनका रिटेल प्राइस क्या होंगे। दूसरा, ठीक, तो एक बेसिक फंडा। दूसरा क्या, रिटेल प्राइस एंड सीलिंग प्राइस ऑफ शेड्यूल फॉर्मुलेशन। एक रिटेल प्राइस क्या होता है शेड्यूल फॉर्मुलेशन का, और सीलिंग फॉर्मुलेशन क्या होता है या सीलिंग प्राइस क्या होता है शेड्यूल फॉर्मुलेशन का। देखो, रिटेल प्राइस और सीलिंग प्राइस दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। देखो, रिटेल प्राइस में हम क्या करते हैं, जब किसी चीज का रेट फिक्स कर दिया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू, है ना, फिक्स कर दिया गया, तो अब वो उससे ऊपर नहीं जा सकता, अब उसके ऊपर उसको नहीं जाने दिया जाएगा। मींस किसी रेट की कीमत को ऊपर जाने से रोका जाता है, दैट इज रिटेल प्राइस। ठीक, फिर सीलिंग प्राइस क्या है, किसी भी चीज का रेट को उस रेट से नीचे नहीं आने दिया जाएगा। सीलिंग प्राइस मतलब उस रेट से अब ये नीचे नहीं आ सकता, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सीलिंग प्राइस, है ना। तो ये दो चीजें ध्यान रखना, एक रिटेल प्राइस किसी भी रेट को ऊपर नहीं, मींस उससे ऊपर दाम पे नहीं बेचा जा सकता, मींस ऊपर बढ़ने से रोका जाता है कुल मिला के, कि किसी चीज का रेट जो है, जैसे दवा का रेट है वो उससे इसके ऊपर नहीं बढ़ाया जा सकता, है ना। और सीलिंग प्राइस किसी चीज का रेट नीचे गिरने से रोका जाता है, इसको हम सीलिंग प्राइस बोलते हैं। समझेंगे इन चीजों को, ठीक है। तो ये इतनी चीजें इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले रिटेल प्राइस ऑफ फॉर्मुलेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं खुदरा मूल्य की गणना करना। खुदरा मूल्य मतलब जो फुटकर हम बेचते हैं, रिटेल करते हैं, जो कंज्यूमर को देते हैं, राइट। तो किसी भी फॉर्मुलेशन का, कोई भी फॉर्मुलेशन हमने बनाया, राइट, तो उसके मूल्य का कैलकुलेशन कि कितने रुपए में इसको हम बेच सकते हैं, वो कैसे कैलकुलेट होता है उसकी जानकारी यहां पे मिलेगी, राइट। कोई भी चीज है, कोई भी हमने दवा बनाई है, हमने दवा बनाई, अब हमको रिटेल प्राइस क्या रखना है, खुदरा मूल्य हम मींस फुटकर में कितने में बेच सकते हैं, उसका ये फॉर्मूला है। रिटेल प्राइस ऑफ फॉर्मुलेशन शैल बी कैलकुलेटेड बाय द गवर्नमेंट इन अकॉर्डिंग विद द फॉलोइंग फॉर्मूला नेमली। तो इस फॉर्मूले से क्या है, निकाला जाता है क्या, खुदरा मूल्य। ये 1987 में, राइट, पहले की बात है, पहले निकाला जाता था इसी से। देखो, इस फॉर्मूले में बोलते क्या है, आरपी R.P इक्वल्स टू MC प्लस CC प्लस PM प्लस PC इंटू 1 प्लस मैप डिवाइड बाई 100 प्लस ED। अब इनका मतलब क्या है, MC CC PM PC इंटू 1 प्लस मैप डिवाइड बाई 100 प्लस ED। इनका मतलब समझ लो। ये जो RP है, क्या RP मीन्स होता है मीन रिटेल प्राइस, जो कि खुदरा मूल्य, मतलब जितने पे हम कंज्यूमर को दवा बेच सकते हैं, राइट। ये है आरपी, से इसको डिनोट किया गया है। फिर अब कैसे निकालोगे ये आरपी, क्या क्या दवा बनाने में लगा। सबसे पहले दवा बनाओगे तो उसके लिए क्या करोगे, MC मतलब मटेरियल कॉस्ट, MC मतलब मटेरियल कॉस्ट। अब कोई भी मेडिसिन आप बना रहे हो तो आपने क्या किया, मटेरियल खरीदा, मटेरियल खरीद के आपने प्रोसेस किया, ठीक। तो मटेरियल की कुल मिला के कॉस्ट, इसमें रिजेक्शन भी शामिल है भाई। जाहिर बात, 1 किलो आप जो है पाउडर लेके आए, मान लिया 800 ग्राम की टैबलेट निकली, तो मटेरियल कॉस्ट तो टोटल आपको कितना, 1 किलो का ही देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम जो है 800 ग्राम जितना हमको टैबलेट मिला केवल मटेरियल कॉस्ट हो, तो टोटल मटेरियल कॉस्ट में जो रिजेक्शन हुआ वो भी शामिल हुआ, यानी हमने टोटली कितना 1 kg लिया। तो MC मतलब मीन मटेरियल कॉस्ट इंक्लूडिंग प्रोसेस लॉस, कच्चे माल का मूल्य, कच्चा माल हमने कितना लिया, हमको पका कितना मिला उससे मतलब नहीं, हमने कच्चा कितना लिया, 1 किलो लिया, उसी में हमारा गुड प्रोडक्ट भी है, उसी में रिजेक्शन, मींस रिजेक्शन को इंक्लूड करके। फिर CC का मतलब होता है कन्वर्जन कास्ट, परिवर्तन लागत, मींस किसी भी चीज को पाउडर से हमें टैबलेट बनाने में,
भाई परिवर्तन हुआ ना, वो पाउडर फॉर्म में कच्चा माल था और फिनिश्ड प्रोडक्ट हमारा टैबलेट फॉर्म में है। तो पाउडर से टैबलेट में परिवर्तन करने में जो लागत आई है, इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, फैसिलिटी लगेगी, मैन पावर लगेगी, है ना, तो इसमें की कॉस्टिंग होगी ना। तो ये जो परिवर्तन लागत है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सीसी, कन्वर्जन कास्ट। ठीक, फिर पीएम की बात करें, पीएम में ठीक जैसे हमें मिला था मटेरियल कॉस्ट, वैसे ही अब हम करेंगे ये जो पैकिंग मटेरियल है इसकी कॉस्ट। अब पैकिंग मटेरियल में भी सेम चीज है भाई, आपने मान लिया ब्लिस्टर पैकिंग शुरू करी, ब्लिस्टर पैकिंग में आपको क्या, ब्लिस्टर पैकिंग के लिए सपोज करो आलू फॉयल की ब्लिस्टर पैकिंग चाहिए, एक प्रिंटेड फॉयल चाहिए, एक प्लेन फॉयल चाहिए, है ना। तो आपने 2-2 रोल मंगा लिए, अब 1.5 रोल लगे आपको, काफी कुछ रिजेक्शन में चला गया। तो रिजेक्शन को भी इंक्लूड करते जब भी हम मटेरियल कॉस्ट की बात करते हो, चाहे आपका रॉ मटेरियल हो, कच्चा माल हो, चाहे आपका पैकिंग मटेरियल हो, हम उसमें रिजेक्शन इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक, क्योंकि उसका पैसा कहीं और से थोड़ी आएगा, वो तो आपकी जेब से ही जाएगा। तो पैकिंग मटेरियल मींस मीन कॉस्ट ऑफ पैकिंग मटेरियल यूज्ड पैकिंग कंसर्न फॉर्मुलेशन इंक्लूडिंग प्रोसेस लॉस, प्रोसेस में जो लॉस हुआ है। ठीक, फिर बात करें पीसी, पीसी मतलब पैकेजिंग चार्जेस। ठीक जैसे उधर कन्वर्जन चार्जेस थे वैसे पैकेजिंग चार्जेस, मशीन की इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, एटमॉस्फेयर लगेगा, लोग लगेंगे पैकिंग करने के लिए, है ना। तो पैकेजिंग चार्ज हो गया पीसी। फिर आता है मैप। अब आपका पैकेजिंग चार्ज हो गया, मतलब चीजें पैक हो गई। अब सोचो हम कहां से, हम रॉ मटेरियल मतलब पाउडर से हम टैबलेट पे पहुंचे, टैबलेट से हमने बाकायदे ब्लिस्टर बना दिया, यानी पैक हो गया हमारा। अब तो मैप का मतलब क्या है, मैप का मतलब यह है मैक्सिमम अलाउएबल, मैक्सिमम कितना अलाउड है, क्या, पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। मैन्युफैक्चरिंग के बाद मतलब हमारा पैकिंग हो गया, पैकिंग के बाद अब इसमें क्या क्या लगेगा, भाई क्या करोगे, पैकिंग होगी, पैकिंग के बाद आप क्या करोगे, इसको गोडाउन में शिफ्ट करोगे, गोडाउन का एरिया मेंटेन रखोगे, वहां पे भी मैन पावर लगेगी, प्लस वहां से आप रिटेलर तक पहुंचाओगे। भाई जाहिर सी बात है सप्लाई करोगे ना, भाई जो आपने को इंडेंट दिया वहां तक पहुंचाओगे, तो वहां तक पहुंचाने में कितना कॉस्टिंग आया, मींस गोडाउन प्लस आपको जो रिटेलर तक आपने पहुंचाया वहां तक कितनी कॉस्टिंग आई आपकी, वो हो जाएगा मैप। इसी को बोलते हैं पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस, मींस मैन्युफैक्चरिंग कर ली लेकिन उसके बाद भी आपके खर्चे लग रहे हैं, उसके बाद भी आपके खर्चे लग रहे हैं, भाई जाहिर सी बात वहां तक पहुंचाओगे कि नहीं पहुंचाओगे, राइट। तो इसको बोलते हैं मैप, है ना। मींस ऑल कॉस्ट इनकर्ड बाय द मैन्युफैक्चरर फ्रॉम स्टेज ऑफ एक्स फैक्ट्री कॉस्टिंग टू रिटेलिंग इंक्लूड ट्रेड मार्जिन, margin of the manufacturer and it shall not exceed 100% indigenously manufactured schedule formulation। इसमें जो उसका मार्जिन है, भाई बेचने वाले का जो मार्जिन है वो भी इसमें शामिल किया जाता है, जो पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है ना, वो उस मार्जिन को भी इसमें शामिल किया जाता है। ये 100% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर आता है बाद में ईडी। ईडी का मतलब एक्साइज ड्यूटी, जो गवर्नमेंट टैक्स लेती है इस मटेरियल पे। भाई टैक्स बिना जोड़े भाई चीजें महंगी क्यों हो जाती है, जैसे पेट्रोल है, सपोज करो पेट्रोल की बात करें, कच्चे माल से लेकर रिफाइनरी हुई सब कुछ हो गया है, जो बताते हैं, अब अपने लोगों को तो इतना ज्यादा आइडिया नहीं है, जो बताते हैं 35-40 रुपए का पड़ना चाहिए, लेकिन उस पर एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल अलग लेता है और आपका स्टेट अलग लेता है ना। तो इस वजह से हमको कितने में मिलता है, 103 रुपए में, राइट। तो इतना महंगा, तो ये हो गई एक्साइज ड्यूटी। ठीक, तो इस तरीके से इस फार्मूले एमसी, सीसी, पीएम, पीसी, सबसे पहले मटेरियल लेके आओगे, फिर मटेरियल को कन्वर्ट करोगे टैबलेट में, यानी कन्वर्जन कास्ट। ठीक, टैबलेट बन गई, अब पैकिंग मटेरियल लेके आओगे, पैकिंग मटेरियल आ गया पीएम, फिर क्या करोगे, पैकिंग का चार्ज लगेगा, पैकिंग मटेरियल के बाद क्या पैकिंग करोगे, पैकिंग का चार्ज लगेगा, फिर इनटू 1+ मैप, जो पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस आपके लगते हैं, डिवाइड बाई 100 प्लस क्या, ईडी, एक्साइज ड्यूटी, है ना। तो ये हुई भाई क्या, 100% से ज्यादा नहीं होना चाहिए ना मैप। तो इसीलिए इस तरह का ये फॉर्मूला है। और यहां पे आरपी मतलब रिटेल प्राइस, एमसी मतलब मटेरियल कॉस्ट, सीसी मतलब कन्वर्जन कॉस्ट, पैकिंग, पीएम मतलब पैकिंग मटेरियल और पीसी मतलब पैकिंग चार्ज।
MAP मतलब मैक्सिमम अलाउेबल पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस लगे। ED मतलब एक्साइज ड्यूटी। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले में पुट करके किसी भी चीज का हम खुदरा मूल्य निकाल सकते हैं कि कितने में हमको बेचना है। अब बात करते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस की, MRP, जो हम अक्सर देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं और हर जगह देखते रहते हैं। ये MRP की बात है। MRP मतलब फिक्स कर दी गई कि अब इससे ज्यादा मैक्सिमम रिटेल प्राइस, इससे ज्यादा दाम पे कोई नहीं बेच सकता। ठीक, इसी को कंट्रोल करने के लिए तो हमारा DPCO है। मैक्सिमम रिटेल प्राइस शेड्यूल फॉर्मुलेशन, किसका? शेड्यूल फॉर्मुलेशन का, शैल बी फिक्स्ड बाय द मैन्युफैक्चरर ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे? सीलिंग प्राइस जो नोटिफाई करता है गवर्नमेंट, सीलिंग प्राइस नोटिफाई बाय गवर्नमेंट प्लस लोकल टैक्सेस। भाई गवर्नमेंट ने सीलिंग प्राइस बता दिया कि इससे नीचे नहीं जाएगा, है किसी चीज के दाम को उससे नीचे नहीं गिराया जा सकता, प्लस लोकल टैक्सेस। तो सीलिंग प्राइस, तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्या? सीलिंग प्राइस प्लस लोकल टैक्सेस। सीलिंग प्राइस गवर्नमेंट ने बता दिया, लोकल टैक्सेस आपको पता है, मैन्युफैक्चरर को बोले निकाल लो भाई मैक्सिमम रिटेल प्राइस। दूसरा, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, कोई अगर नई दवा आई, नई दवा शैल बी फिक्स्ड बाय द मैन्युफैक्चरर ऑन द बेसिस ऑफ रिटेल प्राइस। अब रिटेल प्राइस के बेस पे कोई भी नई दवा है मैन्युफैक्चरर शेड्यूल कर सकता है। ठीक, डिटरमाइंड प्राइस डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट, किस हिसाब से? रिटेल प्राइस के बेस। रिटेल प्राइस गवर्नमेंट ने बता दिया, लोकल टैक्सेस आपको पता है, अब मैन्युफैक्चरर मैक्सिमम रिटेल प्राइस इसका निकाल सकता है किसी भी नई दवा का। तो रिटेल प्राइस प्लस, देखो नई दवा की बात होगी तो रिटेल प्राइस प्लस लोकल टैक्सेस। एस्टेब्लिश्ड कोई दवा है तो उसके लिए सीलिंग प्राइस प्लस लोकल टैक्सेस। इस तरह से MRP निकालने का ये फॉर्मूला होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस निकालने का, राइट। तो ये बात हुई भाई। फिर बात आती है सीलिंग प्राइस एंड रिटेल प्राइस एंड सीलिंग प्राइस ऑफ शेड्यूल फॉर्मुलेशन। अब शेड्यूल फॉर्मूले वो तो एक कॉमन सी चीज हो गई, रिटेल और हमने सीलिंग निकाल लिया, है ना। अब रिटेल प्राइस शेड्यूल फॉर्मुलेशन का कैसे निकालेंगे और सीलिंग प्राइस कैसे शेड्यूल फॉर्मुलेशन का निकालेंगे, उसकी बात करते हैं भाई। रिटेल प्राइस ऑफ शेड्यूल फॉर्मुलेशन, ठीक। रिटेल प्राइस हमने बताया ना, किसी चीज की कीमत को उससे ऊपर जाने से रोका जाता है। गवर्नमेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम, गवर्नमेंट किसी भी चीज के रेट, जैसे पेट्रोल का ले लो, है टाइम टाइम पे बढ़ाती रहती, टाइम टाइम पे घटाती रहती, उसके हिसाब से टाइम टाइम पे उसके रेट फिक्स होते रहते हैं ना। गवर्नमेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम फिक्स द रिटेल प्राइस ऑफ शेड्यूल फॉर्मुलेशन। कोई भी दवा है, जैसे नेशनल इसेंशियल लिस्ट में बहुत सारी दवाओं को डाल के गवर्नमेंट क्या करती है, उनके रेट घटा देती है। कितना? 30 से 50% तक भी बहुत सारी दवाओं के रेट गिर जाते हैं। डिपेंड्स कि किस तरह की दवा है, कोई इमरजेंसी दवा है, कोई लाइफ सेविंग दवा है जो आम आदमी नहीं अफोर्ड कर सकता है, तो उसको इसेंशियल दवाओं में, जैसे रोजमर्रा की खाने वाली चीजों को इसेंशियल कमोडिटी में डाल दिया जाता है, जिससे उसके रेट नीचे हो जाते हैं, राइट। तो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम फिक्स करती रहती है रिटेल प्राइस किसका? शेड्यूल फॉर्मुलेशन का। द मैन्युफैक्चरर विद इन द 30 days of such fixation or revision make the application of government price revision such as all formulation। कोई भी मैन्युफैक्चरर को अगर उसका रिवाइज करना है, प्राइस रिवाइज करना है, तो 30 दिन के अंदर जो ऐसा फिक्स करना है या प्राइस रिवाइज करना है, तो गवर्नमेंट को 30 दिन के अंदर वो फॉर्म नंबर 1 में अपना एप्लीकेशन दे देगा। क्या करेगा? एप्लीकेशन दे देगा कि इसमें रिवीजन की जरूरत है। गवर्नमेंट ऐसे ही बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं, बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं जो ऐसे रिवीजन के लिए फॉर्म देती हैं, राइट। फिर गवर्नमेंट क्या करती है? उनकी एनालिसिस करती है, मार्केट का डेटा लेती है। इसीलिए फिर टाइम टू टाइम गवर्नमेंट उस रेट को फिक्स करती रहती है। डिपेंड्स कि जरूरत है बढ़ाने की कि नहीं, क्योंकि भाई हमारे प्रॉफिट की बात हम तो बोलते रहेंगे, right। The retail price of the formulation once fixed by the government shall not be increased by any manufacturer prior approval of the government। एक बार गवर्नमेंट ने सारी चीजों को ध्यान में रख के अगर प्राइस फिक्स कर दिया तो उसके बाद कोई भी मैन्युफैक्चरर उस रेट को बढ़ा नहीं सकता अनटिल एंड अनलेस, जब तक कि गवर्नमेंट की रजामंदी ना हो जाए। मींस अगर उसको ऐसा करना है तो गवर्नमेंट को सबसे पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा, फिर गवर्नमेंट सारे डेटा का एनालिसिस करेगी, चीजों को वेरीफाई करेगी, उसके बाद गवर्नमेंट अप्रूव करेगी कि हाँ इसके रेट इतने % बढ़ाए जा सकते हैं, राइट। एनी मैन्युफैक्चरर हु डिजायर द रिवीजन ऑफ रिटेल प्राइस ऑफ द फॉर्मुलेशन फिक्स शैल मेक द एप्लीकेशन
अगर कोई मैन्युफैक्चरर उसके बाद भी चाहता है, गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया, फिर भी चाहता है कि नहीं अभी इसमें रिवीजन की जरूरत है, तो फिर क्या करेगा, वो गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करेगा। गवर्नमेंट आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरी, गवर्नमेंट से इंक्वायरी करेगा तो गवर्नमेंट क्या करेगी, मिलेगा डीम फिट विद इन द पीरियड ऑफ 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट कंप्लीट इंफॉर्मेशन फिक्स रिवाइज सच फॉर्मुलेशन एंड रिजेक्ट द एप्लीकेशन। अब जैसे गवर्नमेंट के प्राइस बढ़ाने के बाद या प्राइस फिक्स करने के बाद भी किसी मैन्युफैक्चरर को प्राइस रिवाइज करना है तो वो क्या करेगा, गवर्नमेंट को एप्लीकेशन दे देगा, है ना, कि भाई हमको ये रिवीजन की जरूरत है। गवर्नमेंट उस पर क्या इंक्वायरी कमेटी बिठाएगी, इंक्वायरी करेगी कि हाँ भाई क्या रेट वाकई में बढ़ाने की जरूरत है। अगर उसको सारी जो इंफॉर्मेशन है रिवाइज प्राइस की, सारी इंफॉर्मेशन जो है वो चेक करेगा, वैलिडेट करेगा डेटा, अगर उसको लगता है तो प्राइस बढ़ाए जाएंगे, नहीं लगता है तो एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगी। राइट भाई, ऐसे थोड़ी कि मनमाने तरीके से कोई भी प्राइस बढ़ा दे, ऐसा भी नहीं होता ना, कि भाई गवर्नमेंट को भाई लोगों के भले के लिए भी सोचना पड़ेगा। तो कहने का मतलब यह है कि उसी बेस पे अगर जरूरत है तो प्राइस बढ़ेंगे, नहीं जरूरत है, जैसे अभी क्या है, पेट्रोल कंपनियां चिल्ला रही कि हम घाटे में, हम घाटे में, हम घाटे में, लेकिन आम आदमी की पहुंच से काफी दूर गैस सिलेंडर, काफी दूर पेट्रोल पहुंच चुका है, तो गवर्नमेंट चाह के भी उसके रेट नहीं बढ़ा पा रही है। राइट, मींस वो एप्लीकेशन दे रहे हैं रेट बढ़ाने की, लेकिन गवर्नमेंट नहीं बढ़ा। उसी तरह से मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां रेट बढ़ाने के, मेडिसिन के रेट बढ़ाने की बात कर रही हैं, लेकिन गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही है। राइट, तो गवर्नमेंट उन एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दे रही है। नो पर्सन शैल सेल और डिस्पोज एनी इंपोर्टेड शेड्यूल फॉर्मुलेशन विदाउट ऑब्टेनिंग द प्रियर अप्रूवल ऑफ प्राइस फ्रॉम द गवर्नमेंट। कोई भी पर्सन किसी भी शेड्यूल फॉर्मुलेशन ड्रग को बेच नहीं सकता या डिस्पोज नहीं कर सकता जब तक कि गवर्नमेंट का कंसर्न न मिल जाए। मींस कुछ भी करने के पहले शेड्यूल फॉर्मुलेशन की ड्रग को डिस्पोज करने, राइट, या फिर उसको सेल करने, बेचने के लिए उसको प्रियर अप्रूवल, गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने की जरूरत है। अगर शेड्यूल फॉर्मुलेशन एक्सपायर भी हो गई तो ऐसी दवाओं को डिस्पोज करने के लिए एटलीस्ट गवर्नमेंट कंसर्न चाहिए। फिर गवर्नमेंट अपना एजेंट भेजेगी उसकी प्रेजेंस में, ताकि एक मॉनिटरिंग हो सके कि जो दवा आप खरीद के लाए थे वो दवा आप बेचे या डिस्पोज कर दिए, वो डेटा मेंटेन हो। राइट, अब बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ सीलिंग प्राइस ऑफ द शेड्यूल फॉर्मुलेशन। किसका कैलकुलेशन? सीलिंग प्राइस का। ठीक, सीलिंग प्राइस किसका? शेड्यूल फॉर्मुलेशन का। देखो इसको 2 स्टेप में किया गया है, उन स्टेप्स को समझो। सीलिंग प्राइस ऑफ शेड्यूल फॉर्मुलेशन ऑफ स्पेसिफाइड स्ट्रेंथ एंड डोजेज एज स्पेसिफाइड अंडर द फर्स्ट शेड्यूल। पहली शेड्यूल के अंडर में, फर्स्ट शेड्यूल के अंडर में इनको कैलकुलेट किया जाता है। कैसे? एवरेज प्राइस टू रिटेल, समझाता हूं, समझने की कोशिश करना। एवरेज रिटेल प्राइस को किससे? पीएस से डिनोट किया हमने। राइट, सम ऑफ द प्राइस टू रिटेल, सम ऑफ द प्राइस टू रिटेल ऑफ द ब्रांड एंड जेनरिक वर्जन of the medicine having market share more than or equal to 1% of the total market turnover on the basis of moving annual turnover of that medicine divided by total number of such brand generic version of the medicine having market share more than equal to 1% of total market turnover on the basis of moving annual turnover of that medicine। ये है एवरेज प्राइस टू रिटेल का फॉर्मूला। समझ में आया कुछ? नहीं ना? अब देखो इसको समझाते हैं। जो भी दवा वो बेचता है, देखो सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूं, इससे समझ में आ जाएगा। टोटल सम ऑफ प्राइस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ड्रग, खत्म। टोटल सम ऑफ प्राइस, सम ऑफ प्राइस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ड्रग, यही इतना फॉर्मूला है। समझाऊं कैसे? अब क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से। सम ऑफ प्राइस, सम ऑफ प्राइस किसका? किसका प्राइस? जो वो रिटेल करता है। किसको रिटेल करता है? किसको रिटेल मतलब किस बेचता है? किसको? ब्रांडेड दवा हो चाहे जेनरिक वर्जन की दवा हो, जितनी भी ब्रांडेड वर्जन या जेनरिक दवाओं के वर्जन को बेचता है। कौन सी दवाएं? ऐसी दवाएं मेडिसिन हैविंग शेयर, जो मार्केट में उनका जो शेयर है, जो टोटल हमारा टर्नओवर है, जो टोटल टर्नओवर है एनुअल टर्नओवर, उसमें जो इनका मार्केट शेयर है, मींस कितना परसेंट ये है, मोर देन और इक्वल टू 1%। ऐसी मेडिसिन जो हमारे पूरे एनुअल टर्नओवर का लगभग मार्केट शेयर 1% या इसके इक्वल है,
ऐसी ब्रांडेड या जेनरिक दवाओं का टोटल सम, मींस प्राइस का सम। ठीक, हमने क्या किया, डिवाइड किया टोटल नंबर से। कितने? टोटल नंबर किसका? टोटल नंबर ऑफ ड्रग से, उन ड्रग के नंबर से। कौन सी ड्रग? वही वाली जो हमने अभी बताई, सच ब्रांडेड या जेनरिक दवा जिनका मार्केट शेयर कितना, 1%, मोर देन और इक्वल टू 1%, 1% से ज्यादा ऑफ टोटल मार्केट टर्नओवर ऑन द बेसिस ऑफ जो हमारा एनुअल टर्नओवर मेडिसिन का साइकिल है। तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या निकल के आया? फॉर्मूला रट लेना। निकल के आया सम ऑफ प्राइस। जो ब्रांडेड या जेनरिक दवाएं हैं, ऐसी ब्रांडेड या जेनरिक दवाएं जो हमारा साल का टर्नओवर है, मार्केट का जो साल का टर्नओवर है, उनका मोर देन और इक्वल टू 1%, ऐसी दवाएं। ठीक, डिवाइड बाई इन दवाएं कितने नंबर में है, 10 दवा ऐसी बेचते हो कि 50 दवा ऐसी बेचते हो, उन दवाओं से आपको कितना रुपया मिला? 10,000 मिला। अगर 10,000 मिला है और ऐसी दवाएं 10 हैं तो 10 से डिवाइड कर दो, आपको पता चल जाएगा एवरेज प्राइस टू रिटेल, कितनी दवा हमने एवरेज बेची। राइट, तो एवरेज हमको प्राइस पता चल जाएगा। टोटल तो हमको पता है, लेकिन हमको एवरेज करना है ना, हमको मीन निकालना है। तो उतनी भाई टोटल रुपये से जितनी दवाएं हमने बेची उनसे डिवाइड कर दो, आपको एवरेज निकल के आ जाएगा। सिंपल एवरेज की बात कर रहे हैं। ठीक, तो टोटल सम ऑफ प्राइस किसका? जो आपने रिटेल की ब्रांडेड या जेनरिक ऐसी दवाएं जो मेडिसिन का जो मार्केट शेयर है मोर देन और इक्वल टू 1% ऑफ टोटल मार्केट, जो हमारा टोटल मार्केट का टर्नओवर है। किसके बेसिस पे टर्नओवर निकाल रहे हो? टर्नओवर निकाल रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ मूविंग एनुअल टर्नओवर ऑफ मेडिसिन, पूरे साल का। ठीक है, तो इनका और ये कितनी दवाएं हैं, टोटल नंबर से आप डिवाइड कर दो, सिंपल सा फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। राइट, स्टेप 1 बात हुई। अब स्टेप 2 पे क्या करते हैं? स्टेप 2 में हम सीलिंग प्राइस निकालते हैं। हमें सीलिंग प्राइस ही तो निकालना है। हमने एवरेज रिटेल प्राइस यहां से निकाल लिया, अब हमको सीलिंग प्राइस निकालना है। देयर आफ्टर सीलिंग प्राइस शेड्यूल फॉर्मुलेशन पीसी सेल कैलकुलेटेड। सीलिंग प्राइस किससे डिनोट करोगे? पीसी से। एवरेज रिटेल प्राइस किससे डिनोट करोगे? पीएस से। तो पीएस हमने निकाल लिया था, प्लस पीएस हमने निकाल लिया, तो पीएस 1 प्लस एम डिवाइड बाई 100, पीएस इंटू, भाई इसको कैसे लिखोगे? पीएस क्या है? एवरेज रिटेल प्राइस है, कैसे निकालोगे? इंटू 1 प्लस एम बाई 100। राइट, तो ये है हमारा किसका फॉर्मूला? ये है सीलिंग प्राइस का फॉर्मूला। तो हमको एवरेज रिटेल प्राइस पता चल गया, 1 प्लस एम डिवाइड बाई 100, जिसमें से पीएस क्या है भाई? पीएस एवरेज रिटेल प्राइस ऑफ द सेम स्ट्रेंथ। अब इसमें सेम स्ट्रेंथ और सेम डोजेज ऑफ मेडिसिन को कैलकुलेट करोगे स्टेप 1 में। राइट, ऐसी दवाएं, ऐसी ब्रांडेड या जेनरिक मेडिसिन जो सेम स्ट्रेंथ की हो, इनको अलग अलग करके कैलकुलेट करते हैं। एम क्या है? एम क्या है? मार्जिन ऑफ रिटेल, और इसकी जो वैल्यू होती है वो इक्वल्स टू 16, मींस गवर्नमेंट जो टैक्स लेती है अप्रॉक्स 16% के आसपास, ये उसी की बात कर रहे हैं। मार्जिन टू रिटेल एंड इट्स वैल्यू इक्वल्स टू 16, ये होता है एम। तो ये वैल्यू अगर आप पुट कर दोगे तो सीलिंग प्राइस इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। तो इस तरह से 2 स्टेप में सीलिंग प्राइस का कैलकुलेशन शेड्यूल फॉर्मुलेशन का निकाला गया है। राइट, फिर बात करते हैं रिवीजन करना है अगर सीलिंग प्राइस का शेड्यूल फॉर्मुलेशन में, तब क्या करोगे? गवर्नमेंट शैल रिवाइज द सीलिंग प्राइस शेड्यूल फॉर्मुलेशन कब? 1 अप्रैल के पहले, ऑन और बिफोर 1 अप्रैल एवरी ईयर। गवर्नमेंट सीलिंग प्राइस को रिवाइज करती है, शेड्यूल को रिवाइज करती है, शेड्यूल फॉर्मुलेशन ड्रग को 1 अप्रैल को या 1 अप्रैल से पहले। राइट, मैन्युफैक्चरर में रेज द मैक्सिमम रिटेल प्राइस शेड्यूल फॉर्मुलेशन वंस इन ईयर। मैन्युफैक्चरर जो है गवर्नमेंट कंसर्न लेके साल में एक बार जो एमआरपी है, एमआरपी को बढ़ा सकता है। ठीक, बढ़ा सकता है। जब सीलिंग प्राइस बढ़ेगा तो एमआरपी अपने आप बढ़ जाएगा। हमने एमआरपी निकालने का तरीका देख लिया। ठीक है, तो दिस इंफॉर्मेशन सेल फॉरवर्डेड, जो आप बढ़ा रहे हो वो इंफॉर्मेशन आप गवर्नमेंट को, चाहे फॉर्म नंबर 1 होता है इसका, चाहे इलेक्ट्रॉनिकली, चाहे मेल कर दो आप, या उसकी साइट पे जाके फॉर्म सबमिट कर दो, या फिर उसकी कॉपी निकाल के फिजिकली उस फॉर्म को आप 15 दिन के अंदर ऐसा कोई भी रिवीजन करते हो तो गवर्नमेंट को आप इन्फॉर्म करना है। इफ द मैन्युफैक्चरर अनेबल टू सबमिट इंफॉर्मेशन, अगर किसी तरीके से जो पर्सन है, जो मैन्युफैक्चरर है, वो ये इंफॉर्मेशन 15 दिन के अंदर नहीं पहुंचा पाता है,
तब क्या होगा, देन द कंसर्न मैन्युफैक्चरर, जो मैन्युफैक्चरर ने ऐसा किया है उसको क्या करना पड़ेगा, उसको लायबिलिटी झेलनी पड़ेगी, मींस उसको क्या भुगतान करना पड़ेगा, किसका, डिपॉजिट अमाउंट ऑफ चार्जेस ओवर, जितना अमाउंट डिपॉजिट किया है किससे, जो प्रॉफिट कमाया है, अबव द प्री रिवाइज्ड मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जो उसका रिवाइज पहले से रिवाइज किया हुआ मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, along with interest thereon date of over changing, उसके साथ साथ उसको उस दिन से, जिस दिन से उसने रिवाइज किया है वहां तक का उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, राइट, अगर 15 दिन के अंदर इन्फॉर्म नहीं कर पाता है उस कंडीशन पे। फिर ड्रग दैट नॉट कम अंडर प्राइस कंट्रोल, कुछ ऐसी ड्रग है जो डीपीसीओ के अंदर में नहीं आती हैं। ऐसी कौन सी ड्रग, हमने पहले वीडियो में बात करी थी, जिन दवाओं का पेटेंट है किसी के पास, किसी ने मेहनत करी है, मेहनत करके भाई रिसर्च टीम लगाई है, उसने अपना एपीआई बहुत सारा खर्चा किया, एक्सिपिएंट खर्चा किया है, सालों की रिसर्च हुई है, क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं, राइट, तब जाके उसको कोई नया फार्मूला वो खोज पाया है, उसका R&D टीम, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम, तो जाहिर सी बात है सारी कॉस्टिंग को मिला के तब वो एमआरपी सेट करेगा, राइट, तो उसको पेटेंट मिलता है तो 5 साल के लिए, जिस दिन से उसकी जो वो दवा है वो कॉमर्शियलाइज होती है, जो दवा उसने रिसर्च करी, उसकी कंपनी ने रिसर्च करी, जिस दिन से वो कॉमर्शियलाइज होती है, कॉमर्शियलाइज प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, उस दिन से लेके 5 साल तक वो उस दवा से अपने कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग प्रॉफिट कमा सकता है। डीपीसीओ ऐसी किसी भी दवा को अपने कंट्रोल में नहीं लेके आता, लेकिन ठीक 5 साल के बाद जब उसका पेटेंट खत्म हो जाता है तो वो दवा डीपीसीओ के अंदर में, फिर डीपीसीओ क्या करेगा, उसके रेट को, उसके प्राइस को कंट्रोल करना शुरू करेगा, लेकिन जब तक पेटेंट है उसके पास तब तक डीपीसीओ उसके प्राइस को कंट्रोल नहीं करता। तो ये डीपीसीओ 2013 के रूल के अंतर्गत ऐसा आता है, राइट। तो इस तरीके से ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के पार्ट हम लोग जो है बात करेंगे। ओके, शायद हो सकता है एक पार्ट और लगेगा, फिर ये खत्म हो जाएगा, जिसमें आपकी पॉलिसी है, पॉलिसी 2002 है, और जो नेशनल मेडिसिन एसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट है, ये 2 चीजें जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। ओके।